तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल, आप सभी का आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज ऊर्जा डबल हो जाएगी, एनर्जी डबल हो जाएगी, खुशी डबल हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे परिवार में 1000 लोग जुड़ चुके हैं और ये सिर्फ संभव हो पाया है आपके ही कारण। तो पूरा श्रेय जाता है आपको और मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप जैसे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा सौभाग्य है। तो बिल्कुल भैया उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ टॉपिक को चालू करेंगे। और टॉपिक भी आज का बहुत जबरदस्त है, तगड़ा है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डीप चीजें जो थोड़ा बहुत 9th से जुड़ी है, उसको समझ लेंगे तभी ये समझ में आएगा। मतलब आज का टॉपिक जानदार होने वाला है, ऊर्जा भी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो टॉपिक आप देख पा रहे हो, चैप्टर चल रहा है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। क्या होगा अगर मेटल हमारे रिएक्शन कर जाएंगे नॉन मेटल से। अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई। क्लियर है बात। अब जो अगला पड़ाव अपना आया है थोड़ा समझने वाला, उसका नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। अब कहेगा मेटल मुझे चुन्नू मुन्नू से लड़ाई नहीं करनी है, सीधे मुझे भड़ा दो जो मेरा दुश्मन है, मतलब नॉन मेटल से, देखते हैं क्या होगा। तो मेरे भाई रूल वही है अपना जो हमेशा रहता है, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो और इसको चालू करते हैं बिल्कुल उसी जोश के साथ। तैयार है एकदम खतरनाक, शानदार, जबरदस्त। और फिर से थैंक यू सो मच। आइए समझते हैं। तो मैं कहूंगा अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होगा तो बहुत ही आसान भाषा में ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पे। गुरुजी क्या बता रहे हो? एकदम वही जो आप सुनना चाह रहे हैं। यहां पर रोल आ जाता है इलेक्ट्रॉन का जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है। तो थोड़ा सा अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड समझ लेंगे तो चीजें समझने में बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। तो हम कहेंगे जरा मुझे ये बताओ, जब 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने कहा मुझे केवल मतलब है गुरुजी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, तो केवल हम इलेक्ट्रॉन की ही कहानी बात करेंगे, बाकी फर्जी अपने आप को डीपली या फिर फालतू की बातों में अपने आप को भटकाएंगे नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, अगर एटम है, एटम का मतलब कोई एलिमेंट है, तो उसमें भैया इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल साफ सीधी बात है, कोई यहाँ पर छुपाने वाली बात नहीं है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी तो एक एटम या एलिमेंट न्यूट्रल होता है कि जितने माइनस वाले होंगे उतने प्लस वाले होंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। या सीधी बात मैं आपसे बताऊं बिना घुमाए फिराए तो मैं कहूंगा जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। या फिर ये कह सकते हो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 हैं। अगर मैं कहूं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मेरे भाई 17 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17 है। साफ सीधी बात है, बिना भटकाए हुए। मैंने कहा भैया किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट। तो आपने ये बात पढ़ी है बहुत साफ शुद्ध भाषा में कि इन एटम, या फिर कह दो इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ऑन ऑर्बिट्स, या फिर ऑर्बिटल्स कह सकते हो या तो शेल्स कह सकते हो। तो आपने पढ़ा हुआ भैया इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो खास रास्ते पर चलते हैं, खास पाथ पर चलते हैं, और उन्हीं पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या तो शेल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भैया एक व्यवस्था होती है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के अंदर रिवॉल्व करने की, डिसाइड करने की भैया कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कहेंगे भैया ठीक है, एक और बैकग्राउंड में चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब होता है मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी शुद्ध भाषा में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर बांटना ही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका मतलब होता है सीधी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होता है कुछ रूल होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी
इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पे रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसका एक रूल होता है और उसी रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा जो आपके लिए काम आने वाला है, कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेल में, और आपने पढ़ा होगा सेल, आपने पढ़ा होगा यार नील्स बोर के हिसाब से सेल होते हैं KLMN, ऐसे करके सेल हमारे नाम दिए गए हैं कि पहले सेल को K बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेल होता है, कहेंगे फर्स्ट होता है, ये सेकंड सेल होता है और ये थर्ड होता है, और आगे जाएंगे तो फिर हमारा आ जाएगा N सेल, ये फोर्थ होता है। इसी तरीके से हमारे पाथ बने होते हैं, शेल्स बने होते हैं, जिनका नाम नील्स बोर ने दे दिया था भैया KLMN, और इन्हीं पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इन्हीं पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। तो इनको बांटेंगे जब तो दो बातें ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाले सेल में आपको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, रूल है मेरे भाई, ठीक है। और बाकी एवरी में अभी 10th लेवल पे जो ध्यान रखना उस पर ध्यान देना। 11th में जाओगे तो थोड़ा रूल्स अलग हो जाएंगे, लेकिन जो हमें 10th के लेवल पे समझना है बिना कंफ्यूजन के वही आपको बता रहा हूं, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। ज्यादा एडवांस जाएंगे तो फंस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पर ध्यान दो, बस उतना ही भरोसा करो, उतना ही आपके लिए जरूरी है और उतने में ही आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, लास्ट सेल में भैया 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और लास्ट सेल में 8 रहने हैं। बाकियों में भी पहले के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप जब भरेंगे तो 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी आपको चीजें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी कि अशल कैन नॉट हैव, अभी के लिए 10th क्लास के लिए, बाकी 10th क्लास के लिए, ठीक है, आई कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी। देखो अभी 11th में जाओगे तो रूल थोड़ा सा बदल जाएंगे, तो कहोगे भैया ये गलत हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा ये सही है। इसको समझ लोगे तो काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, वरना फिर ज्यादा जितना बता दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, भैया माथा पटक लोगे, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझा के जाऊं। तो बस इतना रूल ध्यान रखना है कि जब भी हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं तो पहले वाले सेल में कितने रखेंगे गुरुजी? 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले सेल में कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और बाकियों सेल में हम कितने मैक्सिमम भर सकते हैं? कहेंगे 8 ही भर सकते हैं। तो लास्ट वाले सेल का मतलब ये है मेरे भाई, लास्ट वाले सेल को एक और नाम से जानते हैं, हम कहेंगे वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल का मतलब है लास्ट वाला ऑर्बिटल, ये लास्ट वाला सेल। तो इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ा सा कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये भैया अभी आपको समझा रहा हूँ बैकग्राउंड, जो आपको समझना पड़ेगा तभी आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिलेशन समझ में आएगा, वरना फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमने कहा भैया एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिलते हैं? एटॉमिक नंबर से। जितना एटॉमिक नंबर होगा, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17 है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स पे रहते हैं, शेल्स में रहते हैं, और उनके बांटने को तरीके को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कुछ रूल्स होते हैं, मतलब पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, बाकी लास्ट शेल में 8 ही रह सकते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन को स्टेबल माना जाएगा। यहां पे आप एक रूल और कर सकते हैं कि लास्ट वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इफ लास्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स देन एलिमेंट इज स्टेबल। अब मुझे ये बताओ, क्या जीवन में सब लोग स्टेबल नहीं होना चाहते हो, स्थिर नहीं होना चाहते हो, एक जगह बिल्कुल सेटल नहीं होना चाहते हो? ऐसे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को भी बनना होता है स्टेबल। उन्होंने कहा भैया हम अगर हमें स्टेबल बनना है, मतलब लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमें करने पड़ेंगे। तब ये 2 चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देंगे। अपने
आपको बैलेंस करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने लास्ट वाले सेल को कंप्लीट करने के लिए। अब कंप्लीट होना मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होना, 8 इलेक्ट्रॉन होना, 8 इलेक्ट्रॉन होना। या तो भैया लूज कर देंगे, पिछले वाले में 8 बचा लेंगे, या तो गेन करके लास्ट वाले में 8 कर लेंगे। यही आपको थोड़ा सा आप समझना है। तो बेसिक बातें आपके सामने ये रही कि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, बांटने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बांटते समय ध्यान रखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8-8, और लास्ट में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि एलिमेंट हमारा क्या है, स्टेबल है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है 10th लेवल पे, जब आपको समझना है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको जरा लपेट दो तो फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं कि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक नेचर क्या होगा, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक नेचर क्या होगा, इस जानकारी के आधार पे तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लपेट दो इसको तुरंत। तो बेसिक चीजें क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको बांटेंगे कैसे। अब उसी जानकारी के हिसाब से मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूं कि मेटल्स का नेचर कैसा होने वाला है, नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होने वाला, तब आपको बढ़िया से जो मैंने समझाया वो एकदम क्लियर हो जाएगा। हम कहें चलो बात करते हैं पहले मेटल्स की, कि मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक नेचर कैसा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सबसे सोडियम को ही लपेटते हैं। अब आपको पता है सोडियम का सिंबल होता है Na, और Na का, सोडियम का एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, होता है 11। बात ध्यान रखनी है, कितना हुआ, 11। तो हमने कहा जैसे ही आपको पता चला इसका एटॉमिक नंबर 11 है, आपने तुरंत कह दिया गुरुजी इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 11 ही होंगे। हमने कहा इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। तो हमने कहा भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भी नंबर क्या हो गए, यहाँ पर 11 हो गए। अब देखो इनको बांटेंगे कैसे। मैंने कहा बांटने का रूल वही है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या कह लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होगा, पहले वाले सेल में 2 भर दिए, रूल है पहले में कितने भरने हैं, 2 ही भरने हैं। उसके बाद 8 भर सकते हैं, सब में मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं। तो मैंने 2 भर दिए, बचे कितने, 2 भर दिए, 9 बचे। दूसरे में कितने भर सकता हूं मैं, 8 ही भर सकता हूं। 8 2 10 हो गए, टोटल 11 है, बचा कितना, 1। फिर 1 अगले में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे K बन गया, L बन गया, M बन गया। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं। पहले में 2 भरेंगे, बाकी सब में 8-8 भर सकते हो मैक्सिमम। अब मैं देखो पहले 2 भर दिए मैंने, 11 में से 2 चले गए, बच्चा 9। अब 9 तो मैं पहले दूसरे में भर नहीं सकता हूँ, मैक्सिमम 8 ही भर सकता हूँ। तो 8 भर दूंगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 अगले वाले में चला जाएगा। ये रूल है, बहुत सिंपल सा। तो हमने ये कहा यार इसके लास्ट वाले में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। होने कितने चाहिए, मैंने कहा स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में। कहा गुरुजी आपने बताया स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास है कितने, 1। अब इसके पास 2 ऑप्शन है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या तो लेगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। अब देखो मेटल्स में क्या होगा, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, ध्यान से समझना पूरे मन से। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तब 8 हो जाएंगे, या तो यार 1 निकाल दे तो 8 बच जाएंगे। लास्ट वाले में 8 बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। तो मुझे ये बताओ 7 लेना आसान है किसी से कि 1 दान करना। बहुत सिंपल सी बात है, 1 दान कर देना। तो यहां पर क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्या कर देगा, लूज कर देगा। ध्यान रखना मैंने क्यों कहा लूज कर देगा, क्योंकि 7 किसी से मांगना कठिन हो जाएगा, कंपैरिजन में 1 लूज करके अपने 8 बचा लेना। स्टेबल हो गया, 8 बच गए। और जब भी कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज करने को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साइन से, और जितना लूज करेगा उतना प्लस। इसका मतलब जब Na का सिंबल बनाएंगे हम, Na का सिंबल बनाएंगे हम, तो इसने कितना लूज किया, 1 तो लगा देंगे, 1 प्लस। यहां पर ये बता रहा है कि सोडियम हैज लूज्ड या लॉस्ट कह दो, लूज्ड ही लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, बाकी में नहीं लिखूंगा, इसमें बस समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, तो यहां पर मैं लिख दिया है 1 प्लस। क्लियर है बात, समझ में आई बात कि मेटल्स हमारे क्या कर रहे हैं। जैसे सोडियम है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। बहुत शानदार बात है, बढ़िया बात है। और जरा आगे पहला एग्जांपल 50% समझ में आया होगा, दूसरे में 100% समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। दूसरा मैंने कहा ले लो एग्जांपल मैग्नीशियम का। अब सीधे सिंबल लिख रहा हूं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg,
और Mg का एटॉमिक नंबर मित्र मेरे होता है 12। इसका मतलब आपने कहा सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 12। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कहें गुरुजी सब कुछ एकदम साफ है, क्लियर है, मजा आ रहा है, जोश डबल है, एनर्जी डबल है। आप भी पूरा ध्यान यहाँ पर डबल दीजिए। हमने कहा Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 12। अब मेरे साथ आप बांटोगे, मेरे से पहले बांट दोगे, देखना। हमने कहा जरा बांटो इलेक्ट्रॉन को, तो आओ भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमने कहा पहले में तो 2 रख दिए, बचे कितने? 10। दूसरे में 10 थोड़ी भरूंगा, कितने भरूंगा? 8 भरूंगा। बहुत बढ़िया, 8 भरूंगा। 8 के बाद बचे कितने? 2 भर दिए। 8 2 10 2 12, सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। अब मुझे बताओ लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब मैं KLM भी नहीं लिखूंगा, सीधे कहूंगा लास्ट वाले में बताओ। हमने कहा लास्ट वाला ये दिखा चिलगोजर, यहाँ पर ये दिखा चिलगोजर, यहाँ पर लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है मित्र मेरे, 2 है। अब मुझे बताओ लास्ट वाले में होने कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 होने चाहिए। 2 ऑप्शन फिर से इसके पास आए, या तो 6 किसी से मांगे भिखारी की तरह, या तो 2 दान कर दे अमीरों की तरह, कहे ले जाओ 2 यार, हम 8 बचा लेंगे अपने। तो आसान क्या है? 2 दान कर देना। 6 मांगना, 2 दान कर देना, 2 वाली बात आसान है यहाँ पर। तो ये भी क्या करेगा? इसकी तरह 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। बात समझ में आई? अब इसका जब सिंबल बनाएंगे हम लूज वाले का, तो क्या कहेंगे? Mg ने लूज किया है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका सिंबल बनेगा Mg2+। बताओ 80% दिमाग में घुसा? घुसा मेरे भैया, घुसा। एक और एग्जांपल, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। आओ जरा हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम की। एल्यूमिनियम सिंबल बनाऊं? सिंबल बनाओ गुरुजी, हमको नाम पता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं तो चाहता ही हूं आपको नाम याद हो जाए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर मेरे मित्र होता है 13, सिंबल 11 12 13। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा ही। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कहेंगे सीधी सी बात है 13। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं बची होगी कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? बांटो मेरे साथ, जरा बांटो मेरे साथ। हम कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन को जब बांटेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो पहले भर दिए 2, दूसरे भर दिए 8, और फिर भर दिए मेरे भाई 3। 2 8 10 3 13, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हमने लपेट दिए। बढ़िया है। अब मुझे बताओ, फिर से बात सोचो, लास्ट में होने चाहिए 8, इसके पास है 3, ऑप्शन 2 है इसके पास, 5 ले ले किसी से, या तो 3 दान कर दे। फिर वही बात है, 3 दान कर देगा, आसान है इसके लिए। तो ये क्या करेगा? यहां पर एल्युमिनियम ने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, लूज कर दिए। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे भैया कि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब Al3+। इसका सिंबल बन जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तब। बोलो इन 3 एग्जांपल से आप क्या कॉमन चीज निकाल सकते हैं? सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता यार कि मेटल्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे? बुरी बात तो नहीं बोली मैंने, एकदम साफ बात जो आपके सामने वही बोली मैंने। तो बिल्कुल एक पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, यहां पर छाप के नोट लिखेंगे, छाप के नोट लिखेंगे कि भैया मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात? क्यों लूज करेंगे? पूरा चिट्ठा मैंने खोल दिया। इसीलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। लो भैया, इतनी बड़ी बात मैंने कह दी कि आप महसूस कर लोगे कि आप भी इसका हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ किया है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों है? क्यों है? क्योंकि लूज करने के बाद इन पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव का। अच्छा, इसको एक ट्रिक याद करने क्या है, मुझे ये बताओ, आप पैसा दान कब करोगे? जब अमीर होगे। अमीर है तभी तो दान करेंगे, भिखारी है तो थोड़ी दान कर दोगे, तब तो भीख मांगोगे। तो हम कहेंगे अगर हम अमीर हैं तभी तो दान करेंगे। अमीर है, अमीर का मतलब प्लस, प्लस में हो तभी दान करोगे। तो ध्यान रखना ट्रिक यह है कि दान कर रहा है तभी प्लस में चार्ज आएगा। प्लस का मतलब है कि भैया दान कर दिया, बहुत अमीर था, प्लस में था, उसके बाद भैया प्लस में धन था तो दान कर दिया। तो दान करने का मतलब है, लूज करने का मतलब है चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। इसीलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कोई दिक्कत परेशानी? गुरुजी एकदम गजब समझ में आया। मजा आ रहा ना पढ़ने में? मजा ना आए तो पैसा वापस आप मुझे कर देना। मजाक की बात है। आ जाओ जरा बात करेंगे मेटल्स की। हो गई कहानी? नॉन मेटल्स का धागा खोल दे, आओ मेरे साथ। भैया नॉन मेटल्स की बात करते हैं। बहुत
अच्छे तरीके से देखो, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अलग वीडियो में इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है। अगर मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा और इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करेंगे। पहला एग्जांपल लिया हमने क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है मित्र? कहेंगे Cl। अब Cl का एटॉमिक नंबर पूरी दुनिया को पता है 17 होता है। साफ सीधी बात, जैसे ही एटॉमिक नंबर पता चला, हमने कहा इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 17 है। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, मैंने मन में सोच लिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारे पास कितने हैं? 17 हैं। रिवील कर दिया इसने अपने रहस्य को। हमने कहा चलो आओ भैया इलेक्ट्रॉन को बांटा जाए, मेरे साथ रहना एकदम बढ़िया से, बांटो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ईसी। हमने कहा 17 बांटने हैं, पहले में रख सकता हूँ 2, रख दिया 2। दूसरे में लिखूंगा 8, 8 2 8 10 हो गए। बचे कितने अभी? अभी कितने बचे हैं? 7 बचे हैं। तो भर दो 7, क्योंकि 8 तो भर सकते हैं, 7 है तो आराम से भर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, कहानी यहाँ पे मजेदार है कि लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? गुरुजी हमने देखा 7 है। फिर से मैं कहूंगा बात वही पुरानी याद करो, नानी ने जो बताई थी कि लास्ट वाले में कितने होने चाहिए जिससे ये स्टेबल हो जाए। गुरुजी होने तो चाहिए 8। कितने होने चाहिए? 8। अब मुझे ये बताओ, या तो यार ये किसी से एक मांग ले 8 बना ले, बैलेंस हो जाए, या तो 7 दान करके 8 बना ले तो बैलेंस हो जाए। आसान क्या है? अबे क्या करेगा भैया? भीख मांग लेगा। एक चाहिए इसको, ए भैया दे दो, कुछ दे दो, बेचारा भीख मांग लेगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करने के बजाय गेन करना आसान हो जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए मित्र मैं ये कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा मित्र मेरे? गेन करेगा। बहुत शानदार, धाकड़, तगड़ा। तो मैं अगर इसका सिंबल बनाऊंगा तो भीख मांग रहा है, मतलब ये माइनस में है। और कितना भीख मांगेगा? 1 ठू भीख मांगेगा। अब ये कितना दान कर रहा है? 1 ठू तो 1 पॉजिटिव, 2 दान करेगा तो 2 पॉजिटिव, और 3 दान करेगा तो 3 प्लस। इसी तरीके से एक गेन करेगा तो 1 माइनस, 2 गेन करेगा तो 2 माइनस, 3 करेगा तो 3 माइनस। मतलब क्लोरीन पे बेचारे पे चार्ज कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि भीख मांग रहा है, माइनस में है ये। तो हमने कहा ठीक है भैया, क्लोरीन माइनस, सिंबल देगा। आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो कि चार्जेस एक्चुअली में आते कहां से? जो आप पढ़ते हो Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, आते कहां से? यहीं से आते हैं। यही कहानी है इसके पीछे की। सॉरी। दूसरा, आओ भैया, दूसरा नंबर 1 हो गया, और नंबर 2 बात करेंगे, नंबर लगा देंगे ऑक्सीजन का। आओ मेरे मित्र, ऑक्सीजन हवा का नंबर लगा दें। ऑक्सीजन पूरी दुनिया जानती है एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई 8। कितना होता है? 8। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, शानदार। तो हमने कहा जब 8 तुम्हारा क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लेके घूम रहे हो बाजार में? 8 ही। बताओ, इतनी बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। 8 लेके घूम रहे हो, बहुत बढ़िया। अब मैं कहूंगा जरा इलेक्ट्रॉन को बांट दो, इसके बांट दो इसको। हमने कहा भैया एक में आ गए 2, दूसरे में आ गया 6, 6 2 8, कंप्लीट, काम खत्म। सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए भिखारी के। अब मुझे बताओ लास्ट में है कितने? गुरुजी लास्ट में तो 6 हैं, चाहिए कितने? 8। कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो इसके बाद फिर से 2 ऑप्शन है। गुरुजी ने कहा 2 ऑप्शन है, या तो आप दान कर दो या तो लूज कर दो। तो हमने कहा भैया इसके बात, इसके लिए जो आसान बात रहेगी, या तो 6 दान कर दे, 2 बचा ले पहले वाले में, और पहले में 2 होने चाहिए, स्टेबल तब भी माना जाएगा। या तो 2 भीख मांग के 8 बना ले, 2 भीख मांग के 8 बना ले। बात क्या आसान पड़ेगी? कटोरा लेगा, भैया प्लीज दान कर दो, किसी से मांगेगा। तो भैया इस केस में क्योंकि 2 कम है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक, जबरदस्त, मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ओके भैया। तो भैया जब ऑक्सीजन का सिंबल आपने बना देखा होगा आयनिक फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, तो आपने देखा होगा O बना होता है, ऊपर 2 माइनस लगा होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मजा आ गया? अब इतनी बातों से मैं कह दूं कि मेटल्स तो हमारे लूज कर रहे हैं, तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे? उल्टा प्रॉपर्टी रखेंगे, गेन करेंगे। बहुत तगड़ी बात है। स्टार बनाओ और छापो। स्टार बनाने में मजा आ जाती है मेरे भाई। तो हम कहेंगे नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए नॉन मेटल्स आर यहां पे लिखूं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस का चार्ज रखते हैं, माइनस का रख देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, नटूरे। ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में।
बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ, दो कहानियां चल रही हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मैंने कहा अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन भैया मेटल्स के पास ज्यादा है तो वो दान कर रहे हैं। अब नॉन मेटल्स बेचारा भिखारी है तो वो मांग रहा है, गेन कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों आपस में आएंगे आसपास, तो अगर अपने आपस में बातें करेंगे कि यार हमको साथ रहना चाहिए कि नहीं, तो क्या बातें होंगी? ये कहेगा यार मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत है, कोई मुझसे ले ले तो मजा आ जाए। अरे ये तो खुश हो गया यार, खुश हो गया कि मतलब मुझे तो जरूरत ही है। तुमने मेरे मन की बात छीन के कह दी कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हो तो मुझे तो चाहिए ही भाई, जल्दी लाओ। तो होगा क्या कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होंगे, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दान करता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो ये क्या करेगा, दान कर देगा और ये ले लेगा। मेटल्स कहेगा लो भैया आपका कल्याण हो, नॉन मेटल्स भैया दे दो यार, दे दो, मजा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, साफ सीधी बात मैं ये कहूंगा, व्हेन अब नोट बनाओ, देखो मजा तो अब आएगा, इतनी बात समझने के बाद असली मजा अब है। हम कहेंगे व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो जब रिएक्ट करेंगे देन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। हमने कहा भैया जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो मेटल्स तो लूज कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, तब ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो मेटल्स क्या करेगा, ले भैया इलेक्ट्रॉन ले जा, ये कहेगा बस मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मेरी झोली में इलेक्ट्रॉन पटक दो उठा के। हमने कहा लो भैया, मेटल्स ने कहा लो ले जाओ, और इसने कहा लाओ भैया ले आओ। तो होगा क्या, मैंने वही लाइन मैंने सिंप्लीफाई करके लिखी है कि व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट देन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, यहां पर हो जाएगा सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। बात समझ में आई? अब ये ट्रांसफर कहां से हो जाएगा भैया, मेटल से नॉन मेटल्स में क्या ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिएक्शन होगी, आप समझ में आएगा तगड़े तरीके से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर कहां होगा, मेटल से नॉन मेटल्स में। अब यहां पर आपको ध्यान रखनी है, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इनके बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बनेगा। मैं कहूंगा इनके बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बनेगा, एक संबंध बनेगा, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। मैंने कहा ऐसी बात बता दी जो कई वर्षों से ग्रंथों में छिपी हुई थी, निकल के सामने नहीं आ रहे थे आपके, वो आपके भाई ने उखाड़ के किताब के पेज फाड़ के आपके सामने चिट्ठा खोल दिया। कहा कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो एक खास बॉन्ड बनेगा जिसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। मतलब मैं क्या कहूंगा कि आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छाप लो मलाई, इसकी डेफिनेशन और इसके जो कंपाउंड है उसके बारे में बात करनी है। मजा ना आ जाए तो पैसा वापस। इसको देखो मैंने क्या यार मलाई दे दी आपको, एकदम क्या कहूं, जल्दी लपेटो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भैया, छापो जल्दी, खतरनाक तरीके से। आ जाओ मेरे भाई, मेटल्स ने अपनी झोली से इलेक्ट्रॉन उठाए और नॉन मेटल्स ने झोली फैलाई, लो इनके बीच में संबंध बन गया, एक बॉन्ड बन गया जिसको हमने नाम दिया है आयनिक बॉन्ड। और अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए छोटी भाषा में, सिंपल भाषा में, मैं कहूंगा बिल्कुल जो मैंने समझा उसी को छाप रहा हूं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स, the bond formed between elements by transfer of electrons is called ionic bond। ये डेफिनेशन आपको 11th और 12th में बहुत मदद करने वाली है। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। इससे आसान भाषा में इसको समझाना मैं कह रहा हूं धरती पे किसी बस की बात नहीं है, सच में। तो मैंने कहा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड।
बात समझ में आई कि आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से संबंध बन गए, बॉन्ड बन गया, उसी को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बना करके बनते हैं उन्हीं को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो कोई भी पूछे कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं तो उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, सारी मलाई आपको दे रहा हूं। हेडिंग डालो आयोनिक कंपाउंड। देखो मित्र, हमने कहा ठीक है भैया, अब आयनिक बॉन्ड बना है तो भैया मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स कंबाइन हो गए, कुछ तो बनाएंगे आपस में जुड़ के, कोई तो कंपाउंड बनाएंगे, और वही कंपाउंड जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा उन्हीं को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो मैं कहूंगा द कंपाउंड्स which are formed by, या फिर कहेंगे formed with the help of ionic bond। अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हो, पढ़ने को आप 100 पेज पढ़ लोगे, लेकिन जो समझ में आ जाए वही आपके लिए अमृत है। मैंने कहा ऐसे कंपाउंड जो बनेंगे आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से उन्हीं को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो हमने कहा था कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड with the help of ionic bond are called ionic compounds। एफ ज्यादा लंबा हो गया क्या, यहीं सिमट जा, आयनिक कंपाउंड्स। तो सीधा मतलब क्या हुआ, सीधा मतलब तो यही हुआ कि जब मेटल्स और नॉन-मेटल्स कंबाइन होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो जो कंपाउंड बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चाहे कह लो रिएक्ट करेंगे या कह लो कंबाइन करेंगे, रिएक्ट या कंबाइन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल NaCl सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, Na इज मेटल, Cl इज नॉन मेटल, दोनों कंबाइन होंगे तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, क्लियर बात है। MgCl2 Na2O सॉरी एक्सेट्रा। हमने कहा इसमें क्यों इसको मैं आयनिक कंपाउंड क्यों कहूंगा, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, एक मेटल एक नॉन मेटल है। यहां पर हुआ ये होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन दान किया होगा, इसने रोक लिया होगा, इसने दान किया होगा, इसने ले लिया होगा, इसने दान किया, इसने ले लिया, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बन गया आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। बहुत शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में इसको छापो जरा, मैं आपको बता दूं एक्चुअली में ये फॉर्मेशन होती कैसी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शो करो कि हाउ NaCl इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस यही आपको समझना है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जरूरी से वो लिखवा दूं, आज का काम झींगा लाना हो जाएगा। मतलब यहां से नंबर आपके 2-3 फिक्स हो जाएंगे। इसको लपेटो, जल्दी लपेटो। तो अब मेरे भाई दो कंपाउंड की मदद से समझे कि एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है और कैसे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली में ट्रांसफर होता है। ये दोनों ही कंपाउंड आपको समझा जाएंगे कि एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा है, जिसकी वजह से Na और Cl कंबाइन होते हैं तो NaCl बनके तैयार हो जाता है। आओ जरा, तो आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो क्या करना है आपको, पहले फॉर्मूला देखो कि एक Na है एक Cl है। क्या करना है, एक Na है एक Cl। हमने कहा ठीक है, दिमाग पीछे ले जाओ। हमने कहा मेरे मित्र Na की जब बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो क्या बांटेंगे, 2,8,1 ऐसे बांट रहे थे हम लोग, बिल्कुल बांट रहे थे। लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सोडियम होगा, जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो ध्यान रखना हमेशा जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को दर्शाते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो रिएक्शन होगी वो इन्हीं की वजह से होगी। भैया लूज और गेन किसके हिसाब से करेंगे, लास्ट वाले के ही तो हिसाब से करेंगे, इसीलिए हमें इसको केवल वहां पे दिखाना होता है। तो हम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम तो हमने बनाया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास बना देंगे, क्योंकि हमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करना होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब Cl की जब बात करेंगे तो Cl की क्या बात हो जाएगी, Cl की भैया जेड एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 17 है। इसको बांट दो जरा,
8,7। इसका मतलब जब Cl के हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब यहाँ पे सिंबल है तो सिंबल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो केवल हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करना होता है। अब मित्र देखो असली कहानी, हमने कहा करना क्या होता है एग्जाम में, हमें इतनी कहानी कर दोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसका स्ट्रक्चर बना दोगे। अब हमें करना क्या, NaCl बनाना है। सिर्फ फॉर्मूले में ध्यान रखना कि कितने Na है कितने Cl है। हमने कहा गुरुजी एक Na एक Cl है, तो एक Na बनाओ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में छाप दो, प्लस एक Cl बनाओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कहानी क्या होगी, तो NaCl बनेगा। जरा गौर देना, गौर फरमाना, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि 7 इसके पास है, एक मिल जाए तो काम हो जाएगा, और इसके पास एक ज्यादा है तो कहानी क्या होगी सोचो। जिसके पास ज्यादा है कहेगा भैया एक दे दो, ये कहेगा लो यार एक मेरे पास ज्यादा है, तुम ले भी लोगे तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ठीक हूं ऐसे ही। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ट्रांसफर हो जाता है यहां से उठ के कहां पर, यहां पर, जिसको जरूरत है। तो होगा क्या, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो 2 ब्रैकेट बनाएंगे Na के लिए अलग। Na की कहानी क्या हुई, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसको मैंने दिखा दिया Na प्लस। मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ये इसकी कहानी हो गई Na प्लस वाली। बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहां पर Cl की क्या कहानी हुई, अब Cl में तो इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, तो हमने कहा Cl के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, सोडियम के पास से आया है ये वाला, तो इसको मैंने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब ब्रैकेट बंद कर दोगे, इलेक्ट्रॉन की जानकारी देने के बाद इसकी जानकारी दे दी मैंने, प्लस हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया। अब आया कितना इसके पास, एक आया, एक गेन किया, तो ब्रैकेट के बाहर ऊपर लगाते हैं गेन करने की जानकारी, मतलब यहां पर एक माइनस लगाया, इसका ये मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। बहुत सिंपल बात है, एक और समझाऊंगा तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। हम कहें ठीक है, आप देखिए जरा फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। देखो जरा, Mg का मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी 2,8,2 बनेगी। Mg को जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर, कितने, 2, सिर्फ 2 बनाओ। Cl की मैंने बनाई रखी है। अब ध्यान क्या देना होता है, ध्यान इतना देना होता है कि फॉर्मूले में कौन कितनी बार लिखा हुआ है। Mg कितना है, 1 है। Cl कितने हैं मेरे महाराज, Cl यहाँ पे 2 हैं, तो Cl को मुझे कितनी बार बनाना पड़ेगा, 2 बार बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा भैया 1 Mg है तो बनाओ 1 Mg, लो भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसको बनाए, स्ट्रक्चर बना दिया। प्लस में Cl 2 है, इसका मतलब 1 Cl ऊपर बनाओ थोड़ा सा, 1 Cl नीचे बनाओ थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। समझो बात को, जो फॉर्मूले में दिख रहा है बस उसी को बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर 1 Mg था तो हमने 1 Mg बनाया है, इसके साथ जुड़ा हुआ 2 Cl, तो 2 Cl अलग अलग बना दिया। मेरे मित्र ये बताओ मुझे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। मुझे बताओ मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज करेगा, मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस भिखारी को दे देगा, टाड़ा टाड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन जो देगा, टाड़ा इधर ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब कहानी क्या हुई, मैं Mg के बारे में जब बात करूंगा तो Mg ने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए हैं, 2, तो मतलब 2 प्लस हो गया। अब ऐसा नहीं कि Cl यहां भी 2 बार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला ही हमें लिखना होता है। NaCl हमने लिखा है यहाँ पर, अब ये Mg 2 प्लस भी है लिखेंगे, तो Cl को बनाना एक ही बार है, जब प्लस करवाएंगे तब 2 बार बनाएंगे। तो हमने कहा Cl यहाँ पे बनाया, कहानी क्या हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, और ऐसा कितने Cl के साथ हुआ है, नंबर कहाँ लगा है, नीचे, तो नंबर को लगाओ नीचे। इलेक्ट्रॉन गेन कितना किया है, 1 to 1 Cl ने, तो गेन की जानकारी साइन के रूप में ऊपर देंगे और नंबर की जानकारी नीचे। 1 इलेक्ट्रॉन ने एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऐसा कितने Cl ने किया है, 2 Cl ने। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MgCl2। तो ये आपको बता रहे हैं एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनते कैसे, क्लियर है बात, बहुत शानदार।
ये दोनों एग्जाम्पल छाप लेना, और होमवर्क आपको दे रहा हूं, एक में होमवर्क आपको दे रहा हूं, आपका होमवर्क दे रहा हूं, बनाना ना समझ में आए तो जरूर पूछना, कमेंट में मुझे दिख जाना चाहिए। आप बना के लाओगे Na2O, होमवर्क ये है कि Na2 का फॉर्मेशन दिखाओगे, फॉर्मेशन क्या होगा ये आपका होमवर्क है, ये करके आना है, कोशिश करनी है, नहीं आएगा तो आपका भाई खड़ा है, पूछ लेना बिना किसी हिचकिचाहट के, कितना भी सरल सवाल हो, कितना भी कठिन, जवाब सबके आपको मैं दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। छापो इसको, मलाई मैंने दी है, बस लास्ट हम इसकी कुछ आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो पेपर में पूछी जाती है, वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को बंद करते हैं। बनाओ हेडिंग मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली आयनिक कंपाउंड बिहेव कैसे करते हैं जब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तब। सबसे पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1 डालो, स्टेट। स्टेट क्या होगा इनका? अब मैं कहूंगा आयनिक कंपाउंड अगर आप सोच रहे हो तो दिमाग में नमक NaCl है, बिल्कुल उसे दिमाग में रखो और सारी चीजें आपको बढ़िया समझ में आएगी। नमक को दिमाग में चलाते चलो, मैं जो प्रॉपर्टीज बोलूंगा लिखवाऊंगा उसको थोड़ा उससे मैच करते चलना, देखना मजा आता है कि नहीं मजा आता। हमने कहा स्टेट बताओ, नमक किस फॉर्म में होता है? गुरु जी हमने नमक देखा ढोक्का के फॉर्म में, और थोड़ा सा मतलब पाउडर नहीं कह सकते हैं, क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो सॉलिड ही है, तो सॉलिड ही। तो मुझे बताओ NaCl या फिर आयनिक कंपाउंड नेचर में या स्टेट में कैसे रहेंगे? गुरुजी सॉलिड रहेंगे, हमने सॉलिड देखा है, बस वही लिख दो। हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू, क्योंकि सॉलिड क्यों है? क्योंकि जब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है ना मेरे मित्र, एक लोग दान कर रहे हैं एक लोग गेन कर रहे हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड बहुत बढ़िया बन जाता है, तो ये एटम्स इसके, एलिमेंट्स इसके बहुत क्लोज रहते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग बॉन्ड हुआ नहीं कि जो मैटर है आपका वो किस फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। हमने कहा ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। क्लियर है बात? एलिमेंट्स के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसीलिए इनका नेचर कैसा रहता है? कहेंगे गुरुजी सॉलिड रहता है। बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे ये बताओ, अगर सॉलिड है नेचर में तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सॉलिड है इसका मतलब अगर इनको मुझे पिघलाना पड़ेगा या इनको बॉयल करना पड़ेगा तो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या रहने वाला है? हाई रहने वाला है, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। हम कहेंगे ठीक है, दूसरी बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है, मजा आ रहा है ना? एक एक चीज भैया आपको सिस्टमेटिक तरीके से, इतने बढ़िया नोट्स आपको दे रहा हूं, मतलब ब्रह्मास्त्र समझ लो। रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए इससे बेस्ट नोट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, मेरी बात मान लो। इतनी आसान भाषा में, वो भी आपके सामने समझाने के बाद, आपकी ही भाषा में, जिस भाषा में समझते हो बिल्कुल उसी भाषा में नोट्स आपको दे रहा हूं, मजा आ जाएगा। हमने कहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन पूछा जाएगा क्यों, तो आप क्या लिखेंगे? लिखवा दे रहा हूं, बिकॉज large amount of energy is required to break the force of attraction। बात समझे? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब मुझे बताओ, ये इमेजिन करो मेरे भाई मेरी बहनों, क्या नमक को पानी में आसानी से घोल सकते हैं? रोज ही घोलते हैं, शरबत बनाते हैं नींबू पानी वाला। तो भैया नमक आसानी से पानी में घुल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में इजिली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब पेट्रोल और केरोसिन में घोलोगे
तो आसानी से नहीं घुले क्योंकि डेंसिटी इनकी ज्यादा हो जाती है, नीचे जाके शट डाउन हो जाते हैं। तो हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर easily soluble in water but are insoluble in petrol and kerosene। ठीक है, बहुत बढ़िया, सॉल्युबिलिटी की बात होगी। लास्ट और बढ़िया इंपॉर्टेंट वाली कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। अब मुझे ये बताओ, आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये पढ़ा है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा कंडक्ट करना है तो किसी भी कंपाउंड में आयन होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। तब मेरे भाई जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तब तो आयनिक फॉर्म में है नहीं, वो तब तो जुड़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं। तो सॉलिड फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। साफ सीधी बात है, क्योंकि आयंस वहां पे प्रेजेंट नहीं है और आयंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं सीधी सी बात कि भैया जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में होंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में होंगे तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा लेंगे। बहुत शानदार और बढ़िया बात, छाप दो। हमने कहा इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state due to absence of ions, but they can conduct electricity in liquid or molten form। ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आयंस आ जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ आयंस। पूरा चिट्ठा रहा आयनिक कंपाउंड का आपके सामने, इससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं बन सकता, गारंटी आपके भाई की है। क्लियर है बात? जिम्मेदारी आपकी है रिवाइज करना, पढ़ना और नोट्स बनाना बहुत बढ़िया तरीके से। पूरा का पूरा खाता खोल दिया आयनिक कंपाउंड का और रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जरूरी था इस टॉपिक को आपको अलग से पढ़ाना 1-1.5 घंटे में, ताकि आपको डीपली बढ़िया से समझ में आ जाए। फिर से मैं कह रहा हूँ 10 मिनट की वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना, 5 मिनट की वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना कि भैया 5 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो, 5 मिनट पढ़ोगे लपेट दिए जाओगे। पूरा डिटेल में पढ़ो, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया से। ऐसे स्टूडेंट बनो कि जिसको पूरी डीप नॉलेज हो, कोई पूछे तो जहां से पूछे बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कटने के चांस मत दो। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और वहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे मेरे भाई क्या कहते हैं उसको, रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, जो बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वही लपेट देंगे पार्ट 3 में। बोलो बाकी बहरलाल की जय। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी का फिर से धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। ऐसे ही सहयोग रहेगा हमेशा, मजा आ जाएगा, इसी एनर्जी इसी जोश के साथ हमेशा आपको पढ़ाता रहूंगा, एकदम जबरदस्त कंटेंट देता रहूंगा। धन्यवाद।